सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में कि जो यूरोप था वहाँ की पूरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी, मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी या फिर इंडस्ट्री जो थी वो यूरोप के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे सोशल चेंज के बारे में कि उस समय के अंदर सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी के अंदर क्या बदलाव आ रहे थे। अब हम ये किस समय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। तो जो 19th सेंचुरी था उस समय के अंदर क्या हो रहा था, जो सोसाइटी थी वो चेंज हो रही थी, मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे। तो न्यू सिटीज केम अप। तो जो यूरोप था उसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी नई नई सिटीज जो है वो डेवलप हो रही थी। तो जो नई नई सिटीज थी एक तो वो आ रही थी। इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड, और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स थे मतलब कोई एक जगह थी उसके अंदर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो हो गई थी। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रो हो गई तो जो इंडस्ट्रीज है वो क्या बनाएगी, प्रोडक्ट्स बनाएगी। वो प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर बिकेंगे और उनसे क्या मिलेंगे, लोगों को पैसे मिलेंगे और लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो एक तो नई नई सिटीज आ रही थी और बहुत सारे एक ऐसा रीजन था जिसके अंदर बहुत सारी क्या थी, इंडस्ट्रीज थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा था हमें। और जो रेलवेज थी वो क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, मतलब बहुत सारी जो रेलवेज है वो भी डेवलप हो रही थी ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोग हैं या फिर जो गुड्स है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो हो रही थी। इंडस्ट्रीज क्या बनाएगी, प्रोडक्ट्स बनाएगी, वहाँ से पैसे आएंगे लोगों को। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा था, नई नई सिटीज आ रही थी, रेलवेज एक्सपेंड हो रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके हमें एडवांटेजेस भी है और उसके हमें डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि जो हमारी जो यूरोप है वो क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, पैसा आ रहा था यूरोप के अंदर। और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लॉन्ग वर्किंग हावर्स। तो जो इंडस्ट्रीज थे उसके अंदर जो वर्किंग हावर्स था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, लॉन्ग वर्किंग हावर्स था, मतलब जितने भी लेबर्स थे उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता था, 16-16 घंटे लेबर जो थे वो काम करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जब लेबर्स इतनी ज़्यादा देर तक 16 घंटे काम करेंगे तो जो लेबर्स है वो बेचारे थक जाएंगे, वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो हेल्दी नहीं होगी और वहाँ के जो लोग हैं वो भी एजुकेटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर बच्चे भी थे, वुमेन्स भी थी, मैन भी थे, तो सभी थे, चिल्ड्रंस भी थे और जो वुमेन्स थी, मेंस थी, सभी पर्सन थे। तो सभी पर्सन को क्या करना पड़ता था, 16 आवर्स काम करना पड़ता था। तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते थे और वो एजुकेट भी नहीं हो पाते थे, वो पढ़ लिख भी नहीं पाते थे। तो एक तो ये हो गया लॉन्ग वर्किंग आवर्स। वेजेस वर पुअर, मतलब वहाँ पे क्या थी, पुअर वेजेस थी, लोगों को 16-16 घंटे काम करवाया जाता था लेकिन उनको पैसे बहुत ही कम दिए जाते थे। अनएम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था। अब आप बोलोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो इंडस्ट्रीज के अंदर तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी उससे हमें रेवोल्यूशन तो देखने को मिल रहा था लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्री का ओनर होता है वो जो है पर्सन्स को कुछ दिनों के लिए रखता है और बाद में जब काम नहीं होता तो फिर से उनको निकाल देता है। तो पहले तो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं वो कुछ दिनों के लिए तो पर्सन्स को रख लेते हैं और बाद में फिर से काम से निकाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, कभी इंडस्ट्री के अंदर काम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेबर्स को कभी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो एकदम अनएम्प्लॉयमेंट वाली ही सिचुएशन थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन, और हाउसिंग और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी, लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं थे और लोगों के पास में सैनिटेशन के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी।
तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, सैनिटेशन की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब थी, लोगों को घर नहीं मिल रहे थे रहने के लिए, और वहाँ की जो वर्किंग आवर्स थे वो ज़्यादा थे, वहाँ की जो वेजेस थी वो भी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी था। तो अब जो हमने देखा था कि जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो क्या चाह रहे थे, चेंज चाह रहे थे। तो वो ऐसे ही चेंज नहीं चला रहे थे, उन्हें दिख रहा था कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। तो वो क्या चाहते थे, बाद में चेंज चाहते थे, बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, मैंने आपको बताया था कि लिबरल्स कौन थे, जो कि अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो जो लिबरल्स थे वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो बाद में वो क्या थे, प्रॉपर्टी ऑनर्स भी थे, उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा था, और वो क्या थे, एम्प्लॉयर्स भी थे, मतलब वो दूसरे लोगों को काम दिया करते थे। तो कुछ रेडिकल्स भी अमीर थे, कुछ लिबरल्स जो थे वो भी अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो ये क्या थे, रिच पर्सन्स थे, तो इनके पास में प्रॉपर्टी भी थी और ये एम्प्लॉयर्स भी थे, ये दूसरों को काम भी देते थे। अब ये दूसरे लोगों को क्या देते थे, काम देते थे। तो ये क्या थे, फैक्ट्री, जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, कोई एक लिबरल हूँ और मेरी क्या है, कोई एक फैक्ट्री है। अब मेरे यहाँ पे लोग जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अब मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा घंटे तक काम करवाती हूँ, या फिर मैं उनको पैसे बहुत कम देती हूँ। अगर मैं उनसे ज़्यादा देर तक काम करवाऊंगी तो मुझे दिखेगा कि जो हमारे जो लेबर्स है वो क्या कर जाएंगे, वो थक जाएंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे। जब वो इतनी देर तक काम करेंगे तो दिखती बात है कि जो हमारे लेबर्स है वो थक जाएंगे। जब 16-16 घंटे काम करेंगे तो लेबर जो है वो एक तो थक जाएंगे, और वो क्या होंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वो एक तो 16 घंटे काम करेंगे और बाद में घर पे जाके क्या करेंगे, वो सोएंगे, और घर पे भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो घर पे जाएंगे, जाकर सोएंगे, तो उनके पास में एजुकेशन के लिए भी कोई टाइम नहीं होगा। तो बाद में लिबरल्स और रेडिकल्स को भी दिख रहा था यार कि जो हम जो है लोगों से बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाते हैं, हम खुद क्या है, प्रॉपर्टी मैन है, और अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलानी है तो हमें एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन ही चाहिए, हमें एजुकेटेड पर्सन चाहिए, हमें हेल्दी पर्सन चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। और जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स हैं उन्हें भी क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो इन्होंने अपना फ़ायदा तो देख लिया था, लेकिन फिर भी ये चेंज की डिमांड करते थे। ये बोलते थे कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ये तो कहते हैं फैक्ट्री ओनर्स थे, तो ये खुद जो है लेस वर्किंग आवर्स को रख सकते थे। तो ये जो है लेस वर्किंग आवर को रख सकते थे, लेकिन इनके साथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन्हें जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है और जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स है उनका सामना करना पड़ता था। अब ये क्या है, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी क्या है, कंजर्वेटिव रिजाइम्स क्या है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में, हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि जो रेलवेज थे और जो नई नई सिटीज़ थी, इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हो रही थी। मतलब यूरोप के अंदर क्या आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, लेकिन उस रेवोल्यूशन के कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, जो वर्कर्स थी उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, उनकी जो वेजेस थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, और उनकी जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी ख़राब थी। तो हमने देखा कि जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। अब लिबरल्स और रेडिकल्स को भी दिखा कि यार ये जो वर्कर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी क्या थे, वो भी थोड़े रिच पर्सन्स थे, मतलब वो एम्प्लॉयर्स थे, फैक्ट्री के ऑनर्स थे। कौन, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो बाद में उन्होंने सोचा कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो फैक्ट्री के ऑनर्स है वो क्या करते हैं, फैक्ट्री के ऑनर्स नहीं तो जो कंजर्वेटिव्स है, वो कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं, वर्कर से 16 आवर्स तक काम करवाते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती, और वो जो पॉपुलेशन है वो थक भी जाती है। तो और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती, और बाद में वो इतने स्किल भी नहीं है। तो बाद में उन्होंने सोचा कि हमें चेंज जो है वो तो लाना होगा। अब आप बोलोगे कि जो फैक्ट्री ऑनर्स थे ये खुद भी तो चेंज ला सकते थे, क्योंकि ये तो क्या थे, फैक्ट्री ऑनर्स थे, ये कम वर्किंग आवर्स भी कर सकते थे।
लेकिन जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो कम वर्किंग हावर्स तो कर सकते थे, लेकिन उनको जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है और जो कंजर्वेटिव रिजाइम है वो रोक रहा था। अब ये ओल्ड एरिस्टोक्रेसी क्या है, कंजर्वेटिव रिजाइम क्या है, उसे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंजर्वेटिव रिजाइम इस्टेब्लिश आफ्टर 1815 के बाद में क्या होता है, जो कंजर्वेटिव रिजाइम है वो इस्टेब्लिश होने लगते हैं। कंजर्वेटिव रिजाइम मतलब जो किंग थे, जो अलग अलग किंग थे, जो जो रिच पर्सन्स थे वो जो है सोसाइटी के अंदर आने लगते हैं। पहले हमने जैसे रशियन रेवोल्यूशन वाले जो चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 1804 है उसके अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या कर लेते हैं, उसके रशिया के अंदर अपना कब्जा जमा लेते हैं। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। कब, 1804 के अंदर। लेकिन बाद में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो खुद भी हार जाते हैं। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाएंगे तो पहले जो रूल करते थे, जो किंग रूल करते थे पहले, वो फिर से अपने जो एरिया है उसको अपने अंडर के अंदर ले लेंगे। तो पहले नेपोलियन बोनापार्ट रूल करते थे, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए तो जो पहले वाले किंग्स थे वो फिर से अपनी टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। तो जो कंजर्वेटिव रिजाइम है वो फिर से एस्टेब्लिश होने लगेगी। आई होप अब आप जो है रिलेट कर रहे होंगे। हमने देखा 1804 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस के ऊपर अपना जो कब्जा है वो जमा लेते हैं। तो हो सकता है कि यूरोप के अंदर भी कोई वैसा ही पर्सन हो। और बाद में क्या होता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं तो बाद में क्या होता है, जो किंग है वो फिर से आने लगते हैं। तो जो पहले रूल करते थे वो किंग जो है वो फिर से आने लगते हैं। तो कनेक्ट द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो हार जाते हैं, फिर जो पहले रूल करते थे किंग वो फिर से आने लगते हैं। तो बाद में जब वो फिर से आने लगते हैं तो बाद में ये जो जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी पर्सन है वो फिर से चेंज आएंगे, क्योंकि तो कंजर्वेटिव जो है वो फिर से आ गए। वो चाहेंगे कि चेंज ना हो, लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स तो चाहेंगे कि चेंज आना चाहिए। तो बाद में वो फिर से अपनी डिमांड को रखने लगते हैं कि आपको चेंज जो है वो तो लाना ही पड़ेगा। तो बाद में जो रेवोल्यूशनरीज है वो खड़े होने लगते हैं। रेवोल्यूशनरीज कौन है, वो भी चेंज चाहते हैं, वो भी फटाफट चेंज चाहते हैं। अगर चेंज हमें जो आसानी से नहीं मिलेगा, मतलब अगर हमें चेंज जो है वो, अगर हम सत्याग्रह ये सब कुछ लॉन्च करके चेंज नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम वायलेंस के ऊपर भी उतर आएंगे। तो वो कौन कहलाएंगे, रेवोल्यूशनरीज, जो कि फटाफट चेंज चाहते हैं, जो कि जो वायलेंस है उसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रांस, कहाँ से, फ्रांस से। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखा था जो कंजर्वेटिव रिजाइम है वो फिर से इस्टेब्लिश होने लगती है नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद में। तो फ्रांस से, इटली से, जर्मनी एंड रशिया। तो रशिया भी आ गया, हम रशियन रेवोल्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो नेपोलियन है वो रशिया के ऊपर भी अपना जो कंट्रोल है वो, रशिया के ऊपर भी उनका कंट्रोल हो, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो रेवोल्यूशनरीज कहाँ से, फ्रांस से, इटली, जर्मनी एंड रशिया वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। जब नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद में जो किंग रूल कर रहे थे, जिन्होंने अपनी टेरिटरी के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया था, अब उनको लोगों को क्या करना था, हटाना था। जो लोग थे वो चाहते थे कि जितने भी अब फिर से जो नए मोनार्क आए हैं वो हट जाए। तो लोग क्या चाहेंगे कि जो अभी जो मोनार्क है वो हट जाए। तो जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, कहाँ से, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया से, वो काम करेंगे किसके लिए, वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। ये जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है जो कि अब कहाँ पे है, जो कि अब रशिया, इटली, फ्रांस, इन जो जगहों पे जो अभी मोनार्क है उनको हटाने के लिए, उनको वहाँ से, कहाँ से, उनकी कंट्री से हटाने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को रखने लगेंगे। वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। कौन, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो कहाँ से, इटली, जर्मनी, फ्रांस और रशिया से। जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है जो कि अभी नई आई है उनको हटा के फेंकने के लिए अब ये काम करने लगेंगे। तो दे टॉक टू ऑफ नेशन, वो किसके बारे में बात करेंगे, अपने नेशन के बारे में बात करेंगे। जो अपने नेशन के बारे में बात करता है उन्हें हम नेशनलिस्ट बोलते हैं, जो कि अपने नेशन के बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो वो कौन कहलाते हैं, नेशनलिस्ट। और अगर ये जो रेवोल्यूशनरीज है, अगर जो रेवोल्यूशनरीज है वो नेशन की बात करें तो वो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी कहला सकते हैं। तो जो नेशन की बात करता है वो नेशनलिस्ट,
और ये जो नेशनलिस्ट है इनकी क्या डिमांड रहती है? इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में क्या हो? इक्वलिटी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इटालियन नेशनलिस्ट गुसिपी मजीनी, तो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जो कि अपनी इटली के बारे में बात करते थे, जो कि अपने नेशन के बारे में बात करें तो इटालियन नेशनलिस्ट कौन? गुसिपी मजीनी। तो हमने बात कर ली इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में। तो हमारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने देखा कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो चेंज चाहते थे, लेकिन उनको कौन रोक रहा था? ओल्ड एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव रिजाइम रोक रहे थे, जो कि 1815 के बाद में इस्टेब्लिश होते हैं। वो 1815 के बाद में ही इस्टेब्लिश क्यों होते हैं? क्योंकि 1804 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। तो बाद में जो पहले किंग रूल करते थे वो अपनी टेरिटरीज के ऊपर फिर से रूल करने लगेंगे, और बाद में वो चेंज नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चेंज चाहेंगे? क्योंकि अगर चेंज आएगा तो उनको अपनी जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी, या फिर उनके पास में जो अभी पावर है वो जो पावर है वो उनको खोनी पड़ेगी, तो वो चेंज नहीं चाहेंगे। लेकिन बाद में लोगों को तो पता था कि हमें चेंज जो है वो लाना होगा, हमें इन जो कंजर्वेटिव्स हैं इनको भगाना होगा। तो बाद में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज खड़े होते हैं। कहाँ से? फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से और रशिया से भी। और ये नेशन के बारे में बात करते हैं तो ये नेशनलिस्ट भी कहलाते हैं। और ये क्या बोलते हैं? इनके जितने भी सिटीजन हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। जिसका हमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो इटली के नेशनलिस्ट थे कौन? गुसिपी मजीनी, तो उनका भी हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि अपने नेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। तो हमारे जो टॉपिक होगा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।